नमस्कार। और चलिए अब आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 12 है। भारत की भूमि का सबसे दक्षिणी छोर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जबकि सबसे उत्तरी छोर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। भारत की भूमि का अक्षांशीय विस्तार लगभग 29 डिग्री है। भारत की भूमि का अक्षांशीय विस्तार लगभग 29 डिग्री है। भारत भूमि का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 27 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ उत्तर में। भारत की मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी छोर बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, जबकि सबसे पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। भारत के भूमि का देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री यानी 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट तक है। भारत के 9 राज्यों की समुद्री तट रेखा है। भारत के 9 राज्यों की समुद्री तट रेखा है। भारत के 9 राज्य जिनकी समुद्री तट रेखा है: गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री तट रेखा है। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री 9 राज्य का समुद्री तट रेखा है और 4 केंद्र शासित प्रदेश का। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी समुद्री तट रेखा है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नगर हवेली एवं पुदुचेरी। भारत की मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदुओं के बीच की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदुओं के बीच की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और कुल तट रेखा की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत के कुल तट रेखा की लंबाई आपका 7,517 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। पंजाब राज्य का कोई भी भाग एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत नहीं आता है। केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीटी की सीमा सिर्फ 2 राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा से मिलती है। दिल्ली के चारों ओर उससे जुड़ा एक क्षेत्र है जिसे नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर कहा जाता है। दिल्ली के चारों ओर उससे जुड़ा एक क्षेत्र है जिसे नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर कहा जाता है। एनसीआर के तहत दिल्ली हरियाणा के लगभग 14 जिले, उत्तर प्रदेश के लगभग 8 जिले, राजस्थान के 2 जिले आते हैं। एनसीआर के अंतर्गत जो है हरियाणा के कितना जिला? 14 गो, उत्तर प्रदेश के 8 जिला एवं राजस्थान के 2 जिले आते हैं। 2 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले में एनसीआर उत्तर प्रदेश से हरियाणा के जिले जो एनसीआर में आते हैं वह कौन कौन? फरीदाबाद, नूह जिसको मेवात, ये गुरुग्राम कहते हैं, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद एवं करनाल, ये सब हरियाणा के ऐसे जिले हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों जो एनसीआर में है: मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर एवं हापुड़, ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के 2 जिले जो अलवर एवं भरतपुर एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के कितने जिले? 2 जिले, एक हो गया आपका अलवर और एक हो गया आपका भरतपुर जो एनसीआर दिल्ली के अंतर्गत आता है। नेपाल हिमालय, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर हिमालय का बंटवारा समानांतर श्रेणियों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय है। बृहद हिमालय के भी उत्तर के पर्वतीय हिस्से को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। हिमालय पर्वत क्षेत्र का एक बंटवारा पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों को सीमा मानते हुए किया गया। इस बंटवारा या विभाजन को हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कहा जाता है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में पश्चिम से पूर्व की ओर एक खंड है: पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय एवं असम हिमालय। पश्चिम में सिंध एवं पूर्व में सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। पश्चिम में सतलज एवं पूर्व में काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं।
पश्चिम में काली एवं पूर्व में तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। पश्चिम में तीस्ता एवं पूर्व में दिहांग नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। मरखा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। चुम्बू घाटी सिक्किम में स्थित है। दून घाटी, नेलांग घाटी, धर्मा घाटी, फूलों की घाटी, शौर्य घाटी तथा जोहर घाटी, ये सभी घाटियां उत्तराखंड के प्रसिद्ध घाटियां हैं। गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर चोटी अरावली पर्वत के आबू पहाड़ी पर स्थित है। आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन स्थित है। बृहद हिमालय या महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च शिखर है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के खंड नेपाल हिमालय तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी ध्रुपदगढ़ है, जो सतपुड़ा श्रेणी के महादेव पहाड़ी पर स्थित है। ध्रुपदगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। थाल घाट महाराष्ट्र राज्य में मुंबई नासिक के बीच है। थाल घाट पश्चिम घाट का एक हिस्सा है जो महाराष्ट्र के कसरा घाट के निकट है। थाल घाट मुंबई एवं नासिक के बीच मार्ग प्रदान करता है। मुंबई एवं पुणे के बीच मार्ग भोर घाट दर्रा प्रदान करता है। केरल के पलक्कड़ एवं कोयम्बटूर के बीच मार्ग पाल घाट दर्रा उपलब्ध कराता है। केरल के तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु के मदुरै के बीच सेनकोटा गैप स्थित है। बिहार में कोसी के मैदान के पश्चिम में कमला नदी है। बिहार में कोसी के मैदान के पश्चिम में कमला नदी है। कोसी के मैदान के उत्तर में नेपाल की सीमा, इसके दक्षिण में गंगा नदी, इसके पूर्व में महानंदा का मैदान एवं इसके पश्चिम में कमला नदी है। बिहार में उत्तर के मैदान का उपखंडों की स्थिति पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्रमानुसार इस प्रकार है: घाघरा का मैदान, गंडक का मैदान, बागमती का मैदान, कमला का मैदान, कोसी का मैदान एवं महानंदा का मैदान। कोसी का मैदान बिहार के उत्तरी के मैदान का लगभग 6वां भाग धारण करता है। भारत संघ के संस्थापक उपयुक्त में से एक से अधिक है। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में बंगाल में हुई थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में स्थापित भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संस्था थी। इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य भारत के लोगों में बौद्धिक एवं राजनीतिक चेतना का विकास करना तथा राष्ट्रवादी भावना का प्रसार करना था। इस एसोसिएशन ने सिविल सेवा में अधिकतम आयु 21 वर्ष एवं 19 वर्ष करने का विरोध किया था। इंडियन एसोसिएशन का दमनकारी हथियार अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आदि का विरोध किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में बॉम्बे में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय, जोसेफ बप्तिस्ता एन.एम. जोशी इत्यादि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। झारखंड के देवघर जिला के रोहिणी गांव में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिला के रोहिणी गांव में 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मल टेसली तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी थी। रोहिणी के तीनों विद्रोही सैनिकों को 16 जून को मृत्यु दंड दे दिया गया। रोहिणी की घटना बिहार क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में पहली घटना थी। रोहिणी के विद्रोह की चिंगारी बिहार में तेजी से फैलने लगी। झारखंड के देवघर जिला के रोहिणी गांव में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था रोहिणी गांव में। और 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिला के रोहिणी गांव में 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मल टेसली तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट को हत्या कर दिया गया था। 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना में पीर अली के नेतृत्व में संघर्ष की शुरुआत हुई थी। पटना में अफीम व्यापार का ब्रिटिश एजेंट लॉयल मारा गया। पटना में अफीम व्यापार का ब्रिटिश एजेंट लॉयल मारा गया। पीर अली एवं उनके समर्थकों को पटना में मृत्यु दंड दिया गया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर सैन्य छावनी के विद्रोह आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह से मिले विद्रोही लोग। कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में 1857 का प्रभावकारी विद्रोह हुआ। डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी
10 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को ईस्वी को हुआ था। 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में 27 दिसंबर 1919 से ईस्वी से 1 जनवरी 1920 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार भयभीत हो चुकी थी। भारत में ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कारगर सुझाव देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। रॉलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 पारित किया गया। इस अधिनियम को सामान्य रूप से रॉलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेक्ट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि किसी भी भारतीय को ब्रिटिश सरकार विरोधी कार्य करने के संदेह पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इस एक्ट के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में अपना पक्ष रखने के अधिकार से भी वंचित किया गया। अतः इस एक्ट को भारतीयों ने काला कानून कहा तथा इसे न अपील न दलील न वकील वाला कानून कहा। न अपील न दलील न कानून वाला। रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी एवं इस एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ एक आम सभा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में हो रही थी। इस शांतिपूर्ण आम सभा पर अंग्रेज सैन्य अधिकारी रेजिनल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने गोलियां चलवाया। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओ डायर था। 17 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने माइकल फ्रांसिस ओ डायर को लंदन में गोली मारा था। 3 गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटेन का शासक जॉर्ज पंचम था। 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में वर्ष 1930 से 1932 के दौरान हुआ था। 1930 से 1932 के दौरान हुआ था। ब्रिटेन के शासक के रूप में जॉर्ज पंचम का पहला शासन वर्ष 1990 से 1936 ईस्वी तक का रहा। वर्ष 1990 से 1936 ईस्वी तक का रहा। ब्रिटेन के शासक एडवर्ड अष्टम का शासनकाल जनवरी 1936 से दिसंबर 1936 का रहा। ब्रिटेन के शासक जॉर्ज पंचम का शासनकाल दिसंबर 1936 से फरवरी 1952 तक रहा। ब्रिटेन की गद्दी पर एलिजाबेथ द्वितीय का कार्यकाल 6 फरवरी 1952 से 8 सितंबर 1922 तक का रहा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। लाल कुर्ती आंदोलन 1930 ईस्वी में भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में चलाया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के विचारों के बड़े समर्थक एवं उनके अनुयायी थे, अतः इन्हें सीमांत गांधी भी कहा गया। अब्दुल गफ्फार खान भारत के विभाजन के विरोधी थे। 1987 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोही का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कर्नल नील था। हीरोज ने झांसी में विद्रोह का दमन किया। कर्नल नील ने इलाहाबाद एवं बनारस में विद्रोह का दमन किया था। कैंपबेल ने लखनऊ में विद्रोह का दमन किया था। इलाहाबाद में विद्रोह के मुख्य नेता लियाकत अली थे। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, जबकि यहाँ का दमन हेवलॉक एवं कैंपबेल के द्वारा किया गया था। फतेहपुर में विद्रोह का नेता अजीमुल्ला एवं फैजाबाद में नेता मौलवी अहमद उल्ला थे। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया। पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेता मजहरुल हक ने पटना के दीघा क्षेत्र के अपने मित्र खैरू मियाँ के द्वारा दिए गए जमीन पर सदाकत आश्रम का स्थापना कराया था। सदाकत आश्रम बिहार में कांग्रेस के मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 से संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल करने की अनुमति प्रदान कर सके।
अनुच्छेद 1 में उल्लेख है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद द्वारा किया जा सकता है। राज्य में विधान परिषद का सृजन या राज्य से विधान परिषद का उत्पादन किया जा सकता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधान मंडलों का गठन एवं संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 170 में विधान सभाओं का संरचना से संबंधित है। 171 में विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है। एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाने के क्रम में उत्पन्न बेरोजगारी की स्थिति को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी, एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाने के क्रम में उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी दबाव या मजबूरी की स्थिति को नहीं दर्शाता है, बल्कि बेहतरी के लिए नए अवसर की ओर जाने की स्थिति को दर्शाता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी को दो रोजगार के बीच के संक्रमण स्थिति या अवधि के रूप में देखा जा सकता है। नई तकनीकी या प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। व्यापार में मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं।